जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप लोग जिस तरह से कंटिन्यू रह रहे हैं, आप लोग कंटिन्यू रहिए। बस आपको जो हम मोटिवेट करते हैं, आपको जो हम प्रश्न बताते हैं, वह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए हूबहू मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन बताते हैं, आप बस डेली बेसिस पे इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, इसे आप 2 बार 3 बार सुनने का प्रयास कीजिए। आपको हम यह गारंटी देते हैं कि आपका एग्जाम अच्छा एग्जाम निकल जाएगा। आप रेलवे के जिस भी एग्जाम में बैठिएगा, आपका एग्जाम निकलेगा। आप बिहार के अंतर्गत वनडे एग्जाम में जिसमें बैठिएगा, आपका एग्जाम का दबदबा बहुत अच्छा रहेगा। आप बिहार पुलिस को अगर जो भी छात्र हमारे भी फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र बिहार से फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश से फॉलो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से फॉलो कर रहे हैं, झारखंड से फॉलो कर रहे हैं, जहां तक कि बंगाल से भी फॉलो कर रहे हैं। बस आप लोग कंटिन्यू बना के रहिएगा, देखिएगा आपको एग्जाम में कितना बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आप लोग जो सेट लगा रहे होंगे, जो पहले प्रश्न आपसे नहीं बनता था, वह प्रश्न अब आपसे बन रहा होगा। तो इसका एक ही कारण है कि बार बार जो हम प्रश्न को रिकॉल करवाते हैं और आपको इतना अच्छा से हम बताते हैं कि आपको याद रह जाएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए हुए हम इस बिहार पुलिस और बिहार एसएससी और आपका सीजीएल 4 का जो वैकेंसी है, या एनटीपीसी का जो वैकेंसी है, ये सबको हम मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। बस आपको लगातार सुनना है और यह हम 3-4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू बनकर रहिएगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम अनुसूची और भाग जो है कि कवर करवा देते हैं। तो क्योंकि डेली बेसिस पे आपको अगर हम अनुसूची और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद या फिर बहुत महत्वपूर्ण अगर भाग हम करवाते हैं आपको, तो 2-3 प्रश्न हर एक एग्जाम में आ जाता है और वहां पर अधिक से अधिक छात्र गलत करने का प्रयास करते हैं। तो वो गलत आपसे नहीं होने देंगे, आपको हम एकदम माइंड में फिट करवा देंगे। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो सर ये सबसे पहले हम अनुसूची को कवर कर देते हैं। तो मूल संविधान जब भारत बन रहा था, या भारत का जब संविधान तैयार हो रहा था, तो संविधान निर्माताओं के द्वारा कुल 8 अनुसूची जोड़ी गई और 8 अनुसूची को जोड़ने के बाद जो है कि 4 गो नया अनुसूची भारतीय संसद के द्वारा जोड़ा गया। और भारतीय संसद के द्वारा जो 4 नई अनुसूची जोड़ी गई, वो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। और आपको अब हम जो कब कौन अधिनियम के तहत जोड़ा गया, तो वो चीज बताएंगे। बस आप लगातार बनकर रहिएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अनुसूची फर्स्ट के तहत भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और जितने भी राज्य हैं, ये दोनों का वर्णन करती है। आपका कौन, तो बताइएगा। ये अनुसूची प्रथम करती है। अनुसूची 2 जो है, उसमें विभिन्न प्रकार के जो भारत के संवैधानिक अधिकारी हैं या संवैधानिक पद होते हैं, उनको क्या किया गया है, उनको जो है कि वेतन भत्ता का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुसूची 3 में शपथ है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। तो याद रखिएगा, पहले आपका वेतन भत्ता है, 3 में जाके शपथ है। यानी 2 में वेतन है, 3 में शपथ है। अनुसूची 4 में याद रखिएगा 4 गो अक्षर से बना है, यानी डीपीएसपी बना है। ये राज्यसभा सीट बना है, यानी कि राज्यसभा क्या बना है, राज्यसभा। यानी कि भाग जो 4 है उसमें डीपीएसपी पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो हम बात करते हैं आपका अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में याद रखिएगा वाक्य जो राज्यसभा सभा, यानी राज्यसभा सीट का बंटवारा अनुसूची 4 में है। और भारत में अगर किसी भी राज्य का, अगर किसी नए राज्य का अगर निर्माण होता है, तो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। अनुसूची 5 में आपका क्या है, तो याद रखिएगा भारत के अंदर में आपका जितने भी आपका राज्य है, वहां पर आपका SC ST क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात करती है, जैसा कि आप लोग को पता है। और अनुसूची जो है कि आपका जो 5 है, अनुसूची 5 में जो है कि पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य होते हैं उसको छुड़ा के, जैसे आप अनुसूची 6 पढ़िएगा, तो अनुसूची 6 में आपको 4 गो पूर्वोत्तर राज्य का चर्चा मिलता है। यानी असम, मेघालय, उसके बाद मिजोरम, फिर त्रिपुरा। यानी अमे मित्र आपको ट्रिक बताए हैं। ओम वो एक है, अमे महर्षिका त्रिमित्र, यानी अमे मित्र का चर्चा जो है वह अनुसूची 6 में है। तो अनुसूची 6 में स्पेशल आपका 4 राज्य है, लेकिन अनुसूची 5 में वो जो 4 राज्य वाला है था आपका 6 वाला, वो अनुसूची 5 में नहीं है। यानी कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है। 28 राज्य में अगर 4 राज्य घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना राज्य, तो बचेगा 24 राज्य। तो 24 राज्य का वर्णन करती है अनुसूची 5। और इसी के तहत याद रखिएगा कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, समझ में आ गया। और अनुसूची 6 के तहत जो है कि स्वायत्त शासित जिला
परिषद का गठन भारत के विभिन्न प्रकार के राज्यों के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। वहीं अनुसूची 7 में जो है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा का मतलब होता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों सूची का वर्णन जो है वह किस में है, तो याद रखिएगा कि अनुसूची 7 में है। और तीनों प्रकार की जो सूची है वो हम लोग 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से लिए हैं। लेकिन उसमें से जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का प्रावधान हम लोग ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, याद रखिएगा। अगर पूछेगा सूची हम लोग कहां से लिए हैं, तो सूची हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। लेकिन अगर पूछेगा समवर्ती सूची कहां से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और वर्तमान में अगर पूछेगा संघ सूची में कितना विषय है, तो 100 विषय है। राज्य सूची में कितना है, तो राज्य सूची में 61 है। और फिर आपका जो समवर्ती सूची है उसमें 52 विषय है। कितना विषय है, 52 विषय। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को होता है। अगर दोनों के बीच मतभेद होता है तो उसमें केंद्र सरकार का बात रखा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं राज्य सूची पर, तो राज्य सूची पर जो कानून बनाती है वह राज्य का विधानमंडल बनाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि संघ सूची पर कानून कौन बनाती है, तो संघ सरकार या भारत सरकार बनाती है। वहीं अनुसूची 8 जो है, अनुसूची 8 में आपका 22 प्रकार के राजभाषा का वर्णन है, याद रखिएगा। और 22 प्रकार का आपका राजभाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची करती है, याद रखिएगा। और प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल 14 राजभाषा था। कितना राजभाषा था, कुल 14 राजभाषा था। और समय समय पर संशोधन करके इसमें कुल आपका जो है कि 8 नए भाषा जोड़ के वर्तमान में कुल 22 राजभाषा हो चुका है। और 15वां भाषा जो इसमें बना था वो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत, याद रखिएगा, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। समझ में आ गया। इसी तरह से आपका जो है कि आगे चलकर आपका 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में जो है कि 3 नया भाषा जोड़ा गया, जिनका नाम था नोमोको नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी, कोकनी। समझ में आ गया। उसके बाद फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है कि उसमें 4 नई भाषा जोड़ा गया, जिसका नाम था बोडमास, यानी बोडो, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। समझ में आ गया। और डोगरी भाषा जो चलती है वह जम्मू कश्मीर की राज्य की भाषा है। कहां का राज्य की भाषा है, जम्मू कश्मीर की राज्य की भाषा है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि ये बोडो कहां का है, तो बोडो असम की राज्य की भाषा है। कहां का राज्य की भाषा है, असम का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुसूची 9 में क्या है, तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार है। अनुसूची 9 में क्या है, तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार है। और भूमि सुधार को याद रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया। और जोड़ने वाले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं हम लोग अनुसूची 10 का। तो अनुसूची 10 में क्या है, तो याद रखिएगा उसमें दल बदल है। 2 से 10, 2 से दल बदल, 2 से 10, 2 से दल बदल। और अनुसूची 10 में जो दल बदल है यह आपका 52वां संविधान संशोधन, 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है कि वह भारतीय संविधान का एक भाग बना, जो कि अनुसूची 10 में है, याद रख लीजिएगा। और दल बदल जो जोड़ा गया था वह राजीव गांधी के काल में 1985 में जोड़ा गया था 52वां के तहत। और याद रखिएगा वर्तमान में जो दल बदल लागू होता है वह 2/3 पर भाग पर लागू होता है। वही बात करते हैं अनुसूची 11। तो अनुसूची 11 के तहत याद रखिएगा उसमें पंचायती राज को जोड़ा गया है। और पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और यह जो जोड़ा गया था यह पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, याद रखिएगा। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं हम लोग पंचायती राज को कुल कितना विषय दिया गया है, तो पंचायती राज को कुल जो है कि आपका 29 विषय प्रदान किया गया है। और पंचायती राज को लागू करने वाला आप लोग को पता है भारत का पहला राज्य राजस्थान का नागौर जिला बना था। राजस्थान का नागौर जिला के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को जो है कि पंचायती राज लागू किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और भारत का दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना है पंचायती राज को लागू करने वाला। और प्रत्येक वर्ष जो पंचायती राज दिवस मनाते हैं वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। और याद रखिएगा कि पूरे भारत में जो कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ वो आपको जो है कि संवैधानिक मान्यता इनको दिया गया था, याद रखिएगा, एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर। पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर दिया गया था। और एल.एम. सिंघवी समिति का गठन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 1986 में किया गया था। कब किया गया था,
तो 1986 में किया गया था, याद रखिएगा। वही बात करते हैं अनुसूची 12 का। तो अनुसूची 12 में जो है कि क्या है, तो अनुसूची 12 में आपका जो है कि नगर निगम है। क्या है? नगर निगम। और नगर निगम या नगर पालिका जो जोड़ा गया है वो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, यानी 73वां के तहत पंचायती राज, 74वां के तहत नगर पालिका, और नगर पालिका को 74वां 1993 के तहत यह भी आपका पीवी नरसिम्हा राव के काल में पारित हुआ था। और याद रखिएगा भारत में जो आपका नगर पालिका जो शुरुआत हुआ था वह याद रखिएगा आपका इसको संवैधानिक मान्यता देकर जो इसको पूरी तरह से भारत में लागू किया गया था वह 1 जून 1993 से 1 जून 1993 से पूरी तरह से आपका 74वां संविधान संशोधन लागू हो गया। और अगर बात करते हैं ये नगर पालिका को कार्य करने के लिए कितना विषय, तो नगर पालिका या नगर निगम को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय दिया गया है। वही अगर बात करते हैं भारत में पहली बार नगर निगम का स्थापना कब हुआ था, तो भारत में पहली बार नगर निगम का स्थापना 1687 में हुआ था। कब हुआ था? 1687 में हुआ था और मद्रास में हुआ था पहली बार नगर निगम का स्थापना। और याद रखिएगा नगर पालिका को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। नगर पालिका का सबसे बड़ा भाग नगर निगम कहलाता है, और दूसरा सबसे बड़ा भाग जो कहलाता है वह आपका नगर परिषद कहलाता है, और तीसरा या फिर सबसे छोटा भाग जो कहलाता है वह आपका नगर पंचायत कहलाता है। समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका अनुसूची क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम लोग भाग का। तो भाग जो था वह आपका 22 भाग था, याद रखिएगा मूल संविधान में, और अभी वर्तमान में भाग की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। कितनी हो गई है? 25 हो गई है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका कि प्रथम भाग में क्या है, यानी भाग पहला में क्या है, तो भाग पहला में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें आपका क्या है, तो पहला भाग में आपका केंद्र और राज्य का संबंध है, और भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी है, भाग 4 के क में क्या है, मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो रूस के संविधान से लिए हैं। और मौलिक अधिकार जो भाग 3 में पड़े वो हम लोग अमेरिका से लिए हैं। और विश्व का पहला देश अमेरिका ही है जिन्होंने अपने यहाँ के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया था। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या फिर महाअधिकार पत्र के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं आपका भाग 5 का, तो भाग 5 में आपका संघ है, भाग 6 में आपका राज्य है, भाग 7 आपका खत्म हो चुका है, और भाग 7 जो खत्म हुआ है वह 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत खत्म हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं आपका भाग 8 का, तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 9 में क्या है, तो याद रखिएगा आपका भाग 9 में जो है उसमें आपका क्या है, तो भाग 9 के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो उसमें जो है कि पंचायत है, और 9 के क में नगर पालिका है, और 9 के ख में आपका सहकारी संघ है। वहीं और वर्तमान में भारत के सहकारिता मंत्री जो है वह अमित शाह, याद रखिएगा, और गृह मंत्री भी कौन है, अमित शाह है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका भाग 10 का, तो भाग 10 के अंतर्गत याद रखिएगा कि उसमें SC ST है, और भाग 11 में केंद्र संबंध है, और भाग 12 में वित्त है, ब से 12 ब से वित्त है, और भाग 13 में व्यापार है, यानी भारत में किसी भी क्षेत्र में जाके हम व्यापार कर सकते हैं, कोई रोक छेक नहीं है, वह भाग 13 में है। और ऐसा प्रावधान जो हम लोग लिए हैं वह आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, यानी भारत के व्यक्ति को जो व्यापार में जो स्वतंत्रता मिला हुआ है ऐसा प्रावधान हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, याद रखिएगा। और केंद्र राज्य संबंध भी कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। संयुक्त अधिवेशन भी कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। प्रस्तावना की भाषा भी कहां से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं, याद रखिएगा, ये सब फैक्ट। वहीं अगर बात करते हैं आपका भाग 14 का, तो भाग 14 में आपका अधिकरण है, भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 16 में कुछ वर्गों के हितों का संरक्षण है, भाग 17 में राजभाषा है। फिर बात करते हैं भाग 18 का, भाग 18 में आपात उपबंध है, भाग 19 में प्रकीर्ण है, भाग 20 में संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट में। तो भाग 19 हो गया प्रकीर्ण, भाग 20 हो गया संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन आपका जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 368 में है। और ऐसा प्रावधान हम लोग कहां से लिए हैं, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वही अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि भाग 21 का, तो भाग 21 में आपका अस्थायी संक्रमणकालीन वगैरह चीज का वर्णन है। वहीं अगर बात करते हैं भाग 22 का, तो भाग 22 में संविधान का हिंदी में रूपांतरण जो करवाएगा वो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति करवाएगा, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से कोई भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जितना भी हम प्रश्न बता रहे हैं बस आप याद करते चलिएगा, देखिएगा आपको कितना फायदा करेगा। आप जिस भी सेट में बैठिएगा पक्का आपको कम से कम, मेरे बदौलत आपको कम से कम जो है कि 60% नंबर तो कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते जितना भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे अगर आप देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि आपको लगेगा पीछे का हम कैसे देखें उतना वीडियो, लेकिन अगर आप हिम्मत मान के अगर आप देखते हैं, पीछे का आप 2 वीडियो देख लीजिए और आगे का आप एक एक वीडियो देखते चलिए, देखिएगा आपको कितना फायदा करेगा। एग्जाम आते थे बिहार एसएससी का, अगर आपके अंदर ऐसा जुनून अगर नहीं आपके अंदर अगर है, आपको बिहार एसएससी पाने का जॉब जो कि एक रियलिटी वाला जॉब है, एक आपका भौकाल वाला जॉब है बिहार एसएससी का, अगर आप सफलता पा लेते हैं तो बहुत ही जिंदगी अच्छा से उसमें गुजरेगा। बस आप मेहनत कीजिए मेरे साथ, देखिएगा आपको 75 जीके जीएस में बिहार एसएससी में अगर 60 प्लस अगर अटेम्प्ट नहीं करवा दिए, ये सचिवालय 4 का भी बात करते हैं, सचिवालय 4 में भी हम रिजल्ट बना चुके हैं, भले हम फाइनल मेरिट से उसमें बाहर हैं, आपका जो है कि डीवी करवा के हम बाहर हो गए थे क्योंकि उसमें मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना था, और उसका कारण मेरा यही था कि उसमें मेरा ऑनर्स अगर मेरा इकोनॉमिक्स या साइंस रहता तो मेरा हो जाता आराम से, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बात करते हैं हम जो है कि बीपीएससी का एग्जाम मेंस भी हम लिखे हुए हैं, मेंस में मेरा 312 नंबर है, हम भी मार्कशीट दिखा सकते हैं। बस हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर आप भरोसा अगर किसी इंसान पे करके आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको हम नुकसान कर रहे हैं, तो पढ़ने वाला चीज आपको बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आपको हम गलत ट्रैक पे भेज रहे हैं। अगर गलत ट्रैक पे भेजते तो फिर आप इतना तो होशियार हो चुके होंगे कि आप बोल सकते हैं कि नहीं हम इस रास्ते पे नहीं जाएंगे। आप तो खुद होशियार हो चुके हैं, आप खुद होशियार हो चुके हैं, आपके माँ बाप के सपना आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके भाई बहन का सपना पड़ा हुआ है कि मेरा भाई और मेरा बेटा जो है कि जॉब ले और हम भी एक समाज में एक अलग पहचान बना सके। क्योंकि अगर आप एक सरकारी जॉब अगर एक गरीब घर में ले लेते हैं, समझिए बहुत बड़ी महारत हासिल करना होता है। बस आप मेहनत करिए जी जान, और समझ लीजिए कि आपको हम जितना कंटेंट दे रहे हैं, अगर आप इतना पे अगर अडिग रहते हैं और ये डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमें खुद सेलेक्टेड है इसीलिए आपको बता रहे हैं। बस आप भरोसा करते चलिए, आपको अच्छा बेनिफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? फैजाबाद का। तो अब बात करते हैं हम लोग लखनऊ का, अवध का, फैजाबाद का, तीनों को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, आप याद रखिएगा। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और लखनऊ जो है वह आपका जो है कि गोमती नदी के किनारे है, और लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा लखनऊ जो है वह कसीदाकारी के लिए भी प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका जो है कि और बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा दोनों लखनऊ में है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं अवध का, तो आज जहां पर आप लोग अयोध्या फैजाबाद वगैरह क्षेत्र देख रहे होंगे, तो उस क्षेत्र को पहले हम लोग अवध के नाम से जानते थे। और एक अवध जो क्षेत्र था उसमें विभिन्न प्रकार के नवाब हुआ करते थे। तो अवध के जो अंतिम नवाब हुए थे वो वाजिद अली शाह हुए थे, और वाजिद अली शाह से ही लाल डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, याद रखिएगा। और जब आपके वाजिद अली शाह हार गए या फिर उससे, तो वो जो है कि भाग के नेपाल चल गए, और बाद में चलकर जो है कि उनकी पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। और जब 1857 में विद्रोह शुरू हुआ, तो अवध या लखनऊ से जो आपके नेतृत्व करता थे भारत नायक, वह कौन थे? याद रखिएगा बेगम हजरत महल थे। और बेगम हजरत महल कौन थे? याद रखिएगा आपके किनकी पत्नी थी? तो याद रखिएगा आपका जो आपका वाजिद अली शाह थे, उनके पत्नी कौन थे? याद रखिएगा उनके पत्नी थे आपके बेगम हजरत महल। और याद रखिएगा जब बेगम हजरत महल भी हार गई 1857 के विद्रोह में जो है कि लखनऊ से, तो वह भी भागकर कहां चल गई? नेपाल चल गई। कहां चल गई? नेपाल। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, बागमती नदी के किनारे। और काठमांडू में ही पशुपतिनाथ का भी मंदिर है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग अब जो है कि फैजाबाद का, तो फैजाबाद का नया नाम अयोध्या कर दिया गया है। और याद
रखिएगा फैजाबाद से 1857 का जो विद्रोह कर रहा था, यह जो नेतृत्व कर रहा था वो अहमदुल्लाह कर रहा था। कौन कर रहा था? अहमदुल्लाह कर रहा था। वहीं फतेहपुर से अहमद मुल्ला कर रहा था। फतेहपुर से मुल्ला यानी मोबला, और उबला जो होगा वह फैजाबाद से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा? फैजाबाद से हो जाएगा। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम भक्ति आंदोलन का जो आपका शुरुआत करवाया गया था वो रामानुजाचार्य के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा, भारत में प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य के द्वारा करवाया गया था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में से जो आपका भारत में प्रवेश किया था वो किससे होकर प्रवेश किया था? वह सिंध से होकर। किससे होकर? सिंध से होकर बाबर ने भारत पर प्रवेश किया था। और याद रखिएगा, बाबर जो थे वो एक तुर्क मुसलमान थे। कौन थे? तुर्क मुसलमान थे। याद रखिएगा बाबर। और बाबर ने भारत पर कुल कितना बार आक्रमण किया है? 5 बार आक्रमण किया है। और याद रखिएगा, बाबर ने जो बादशाह का उपाधि धारण किया था वो 1507 में धारण किया था। कब धारण किया था? 1507 में धारण किया था। और बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो आपके फरगना के शासक थे। कहां के शासक थे? फरगना के शासक थे। याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं कि बाबर ने अपना पहला विद्रोह किसके विरुद्ध किया था, तो बाबर का अपना पहला जो विद्रोह था वह 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। वहीं अगर बात करते हैं आपका जो है कि मस्त कलंदर के नाम से किसको जानते हैं, तो मस्त कलंदर के नाम से हम लोग जो है कि किसको जानते हैं, तो मस्त कलंदर के नाम से हम लोग जो है कि बाबर को जानते हैं। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग कि बाबर के द्वारा जो है कि मुख्यतः 4 युद्ध लड़ा गया, तो 4 युद्ध में से आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। वहीं बात करते हैं 1527 में कौन सा हुआ था, तो पानी पी चल घर यानी कि नहीं, पानी खा चल घर। हाँ ठीक है, पानी खा चल घर यानी पहला पानीपत 1526 में, पानी खा यानी खानवा का युद्ध 1527 में, पानी खा चल यानी चंदेरी का युद्ध 1528 में, और चल घर यानी घाघरा का युद्ध 1529 में। समझ में आ गया। और सब में जो डेट हो जाएगा शुरू से अंतिम तक, याद रखेगा, पहला में 21 तारीख हो जाएगा, दूसरा में 17 तारीख हो जाएगा, 21, 17, 29, 6, और तीसरा में 29 तारीख हो जाएगा, चौथा में 6 तारीख हो जाएगा। समझ में आ गया। वही बात करते हैं पहला में कौन सा महीना होगा, तो पहला में आप माँ जान माई, पहला में अप्रैल हो जाएगा, दूसरा में आपका जनवरी हो जाएगा, और तीसरा में आपका आप माँ दूसरा में मार्च होगा, दूसरा मार्च। हाँ, पहला में हो जाएगा आपका आप माँ जान माई यानी पहला में अप्रैल, और दूसरा में हो जाएगा आपका मार्च, और तीसरा में हो जाएगा आप माँ जान यानी तीसरा में जनवरी, और चौथा में हो जाएगा आपका मई। चौथा में क्या हो जाएगा? मई यानी 21, 17, 29, 6 आप माँ जान माई यानी कि अप्रैल, फिर हो जाएगा आपका मार्च, फिर हो जाएगा आपका जो है कि जनवरी, और फिर हो जाएगा लास्ट में आपका मई। याद रखिएगा। और लड़ने वाला चारों शासक कौन थे, तो चारों में बाबर विजयी हुआ था। एक साइड से बाबर लड़ रहे थे, और उधर उनके अगेंस्ट में जो लड़ रहे थे, पहला में लड़ रहे थे इब्राहिम लोदी, दूसरा में लड़ रहे थे राणा संगा, तीसरा में लड़ रहे थे मेदिनी राय, और चौथा में लड़ रहे थे अफगान। कौन लड़ रहे थे? अफगान। और इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक बना जो युद्ध स्थल में मारा गया, जो कि युद्ध स्थल में ही मारा गया। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जितना प्रश्न बता रहे आप याद रखिएगा, प्रश्न बहुत टच करेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, और बाबर का मृत्यु 1530 में हुआ था। कब हुआ था? 1530 में हुआ था। और उसके बाद हुमायूं जो है कि गद्दी पर बैठे थे, और 1540 में हुमायूं जो है कि बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद हुआ जो है कि भागकर सिंध चला गया, और आगे चलकर 1555 ईस्वी में आकर पुनः सरहिंद के युद्ध में आकर वह जीतकर गद्दी पर बैठे थे। और अगले वर्ष जो है कि वह हट गए 56 में, और 56 के बाद जो है कि आपका कौन बैठ गया, तो याद रखिएगा अकबर बैठ गए। और अकबर के संरक्षक के रूप में कौन काम किया था,
रखिएगा। तो अकबर का जो संरक्षक था वह कौन था? तो याद रखिएगा वह मान सिंह था। कौन था? मान सिंह था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। वह अकबर का सेनापति वगैरह मान सिंह था। वहीं अगर बात करते हैं कि अकबर का जो संरक्षक था 1556 से लेकर 60 तक, वह कौन था? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताए हैं कि अकबर का जो संरक्षक था वह 1556 से लेकर जो 60 तक था वह कौन था? तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का भी प्रयास कीजिएगा उसके संरक्षक कौन थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लागू रहता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल याद रखिएगा वह अनिश्चित समय तक लागू रहता है अगर मंत्रिमंडल समय समय पर संशोधन करके उसे बढ़ाते रहे तो। और याद रखिएगा राष्ट्रपति शासन अधिकतम लग सकता है 3 वर्ष तक। अधिक से अधिक कितना वर्ष तक? 3 वर्ष तक लग सकता है। इससे ज्यादा का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल का अगर बात करता है तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल के लगने का तरीका 3 है। राष्ट्रीय आपातकाल के लगने का तरीका 3 है। एक है युद्ध के आधार पे, एक है बाह्य आक्रमण के आधार पे और एक है आपका आंतरिक अशांति के आधार पे। याद रखिएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत और वित्त आपातकाल 360 के तहत और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। याद रखिएगा। और भारत के अंदर में पहली बार राष्ट्रपति शासन आपका 1952 में लगा था। कब लगा था? 1952 में लगा था। याद रखिएगा। और सबसे अधिक बार जो लगा है वह जम्मू कश्मीर में लगा है। कहां में लगा है? जम्मू कश्मीर में लगा है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगा है। वित्त आपातकाल 0 बार लगा है। आप लोग को जुगाड़ हम बहुत बार दिए हैं। वित्त यानी वत के तरह लिखते हैं, वो यानी 0 बार। और याद रखिएगा यह लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो 360 में इकाई डिजिट भी 0 होता है। तो वित्त आपातकाल 360 के तहत और लगा है 0 बार। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत और लगा है 3 बार। और राष्ट्रपति शासन लगभग आपका पौने 120 प्लस बार लग गया है। याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में राष्ट्रपति शासन 7 बार लगा है। कितना बार लगा है? 7 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। और याद रखिएगा पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन जो लगा था वह 1968 में लगा था। कब लगा था? 1968 में लगा था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और अभी तक लगा है कुल 7 बार। कितना बार? 7 बार याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया है? नागभट्ट ने। किसने किया है? नागभट्ट ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ है कितवीं शताब्दी में? तो इस्लाम धर्म का उदय जो हुआ है आप लोग को पता है इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे। और हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ है वह 570 ईस्वी में हुआ है। उसके बाद जो है कि आगे चल के 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे आपके जो है कि हजरत मोहम्मद साहब, उनको जो है कि मक्का नामक गुफा में हीरा नामक गुफा में, मक्का मदीना में हीरा नाम के गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो समझ सकते हैं कि हम लोग जो है कि 7वीं शताब्दी में चल गए, क्योंकि आपको 7वीं शताब्दी जो होता है वह 699 से कम होता है। यानी कि आपका 501 से लेकर 699 तक चलता है, वो हो गया 7वीं शताब्दी। तो समझ सकते हैं जो भी घटना घटित हुआ है आपका इस्लाम धर्म में आपका शुरुआती दौर में वो 7वीं शताब्दी में हुआ है। याद रखिएगा। और इस्लाम धर्म के जो जीवन चरित्र लिखने का काम किया है इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, इनका जीवन चरित्र जो लिखा है वह किसने लिखा है? तो याद रखिएगा वह इब्न इसाक ने लिखा है। किसने लिखा है? इब्न इसाक ने लिखा है। वहीं याद रखिएगा वहीं याद रखिएगा इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान है। क्या है? कुरान है। याद रखिएगा क्या है? कुरान है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है
कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल ने भारत पर जो आक्रमण किया था वह किसके काल में? तो चंगेज खान ने भारत पर जो आक्रमण किया था वह पहली बार, या मंगोल आक्रमण जो हुआ था वह आपका इल्तुतमिश के काल में। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। और इल्तुतमिश का संबंध जो था वह गुलाम वंश से था। कौन वंश से था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश जो था वह दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पहला राजवंश था। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 राजवंश ने शासन किया था। उसमें से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। समझ में आ गया? और वह जो लोदी वंश है वह पहला अफगान जो है कि साम्राज्य, याद रखिएगा, पहला अफगान साम्राज्य लोदी वंश है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बेल्जियम के वाटरलू स्थान पर ड्यूक ने नेपोलियन को कब हराया था? तो इसका मतलब वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? आप लोग याद रखिएगा, टेंशन मार दीजिएगा। तो वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। और वाटरलू का जो युद्ध का मैदान है वह बेल्जियम में है। कहाँ में है? बेल्जियम में। और पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है। वही याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध का मैदान कहाँ में है? तो बिहार में है। वही याद रखिएगा। आपका जो महाभारत का युद्ध हुआ था वह युद्ध स्थान कहाँ में है? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला को सवाल बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव का मृत्यु पद पर रहते हुए हवाई दुर्घटना में 1961 में हो गया था? तो याद रखिएगा, हैमरसोल्ड का। हौ से हवाई, हौ से हैमरसोल्ड, हौ से हवाई, हौ से हैमरसोल्ड नाम का एक आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। दूसरे नंबर के उनका ही देहांत हवाई दुर्घटना में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो 9वें नंबर के महासचिव हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरस है, जिसका संबंध पुर्तगाल से है। कहां से है? पुर्तगाल से है। और यूएनओ के जो पहले महासचिव बने थे वो ट्रिगवेली बने थे। और ट्रिगवेली कहां के थे? तो नॉर्वे के थे। कहां के थे? नॉर्वे के, याद रखिएगा। वहीं आपको हम सबका ट्रिक दिए थे 1 से लेके 8 तक याद रखने का, कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो उसके लिए बताए थे आपको THU के थूक, THU के थूक, JB जब, KB कब। THU के थूक, JB जब, KB कब। तो T से ट्रिगवेली, T से होता है ट्रिगवेली, पहला हो गया। फिर S से हो गया हैमरसोल्ड, दूसरा हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 8 तक आपका कवर हो गया। और 9वां नंबर का जो बनेगा वो आपके वर्तमान समय के हैं, एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन बना है। कौन बना है? स्वीडन बना है। आगे बढ़ते हैं। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, याद रखिएगा। और आपको पता है नोबेल पुरस्कार का शुरुआत जो स्वीडन के द्वारा करवाया गया था, वो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ था। और वह किसके स्मृति में हुआ था? तो वह अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो आपके डायनामाइट के आविष्कारक थे। किसके आविष्कारक थे? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। और डायनामाइट में मुख्यतः किसका प्रयोग करते हैं बनाने में? तो डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं हम लोग, वहीं अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंदर में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे पहले एशियाई के, पूरे एशिया के अंदर में, पूरे एशिया महाद्वीप में पहले व्यक्ति बने हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में जो है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए, याद रखिएगा। और इस गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वह WB इट्स नाम के व्यक्ति ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग को बताना है, आपको और बता देते हैं। जैसे 1913 में हो गया आपका जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 में आपका हो गया CV रमन, फिर आगे जाके 1968 में हो गया आपका जो है कि हरगोविंद खुराना, फिर उसके बाद 1979 में हो गया आपका जो है कि मदर टेरेसा, फिर हो गया आपका 1983 में चंद्रशेखर, फिर आपका हो गया 1900 जो है कि जाके आगे चल के 1998 में
1998 में आपके हो जाएंगे अमर्त्य सेन, फिर उसके बाद 2001 में हो जाएगा BS नायपॉल, फिर हो जाएगा 2008 में 2009 में हो जाएगा आपका जो है कि सुब्रमण्यम जो है कि, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा बालकृष्णन हो जाएगा आपका 2009 में, फिर हो जाएगा आपका 2014 में कैलाश सत्यार्थी, फिर हो जाएगा 2019 में आपका अमिताभ घोष हो जाएगा, अभिजीत बनर्जी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अभिजीत बनर्जी हो जाएगा सबसे अंतिम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, दाचीग्राम हो गया, सलीम अली हो गया, काजीनाग हो गया, ये सब जम्मू कश्मीर में है। कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। और एकमात्र क्षेत्र आपका दाचीग्राम है जहां पर कस्तूरी मृग पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि दाचीग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। वहीं दाचीग्राम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हंगुल रहेगा ऑप्शन में, तो हंगुल मारिएगा, या फिर कस्तूरी मृग रहेगा तो कस्तूरी मृग मारिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस। और हेमिस जो है वह लद्दाख में है। और भारत का सबसे पहला जो आपका अभ्यारण्य है वह आपका कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पहले नाम था आपका हेली नेशनल पार्क। सुनिएगा, जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। और जिम कॉर्बेट का जो स्थापना हुआ था वह 1936 ईस्वी में हुआ है। और 1936 ईस्वी में जब इसका स्थापना हो रहा था तो उस समय इसका नाम हेली था, लेकिन कुछ दिन के बाद इसका नाम परिवर्तित करके हो गया आपका जिम कॉर्बेट। और आगे चलकर हाल ही के दिनों में जो है कि उसी का नाम बदलकर, जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आप लोग को पता है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। वहीं राजाजी नेशनल पार्क जो है वह भी उत्तराखंड में है। कहाँ में? उत्तराखंड में। और फूलों की घाटी चमोली भी कहाँ में है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। और देव घाटी के नाम से भी किस राज्य को जानते हैं? तो वह भी आपको उत्तराखंड को जानते हैं, याद रखिएगा। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हो गया खीर गंगा, हो गया पीन घाटी, हो गया उसके बाद फिर आपका सिंबलबाड़ा हो गया, सिंबलबाड़ा हो गया, और इंदर किला हो गया, इंदर किला। ये चारों का चारों जो है आपका कहाँ में है? तो हिमाचल प्रदेश में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। कम से कम आपको जो बता रहे हैं आप, पीन घाटी और खीर गंगा, ये दोनों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु में है। कहाँ में? तमिलनाडु में। और इसी को आपको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का भी कहाँ है? राजस्थान में है। रणथंभौर भी कहाँ है? राजस्थान में है। उसके बाद भरतपुर भी कहाँ है? राजस्थान में है। और घना पक्षी विहार भी कहाँ है? राजस्थान में है। और घना पक्षी विहार या भरतपुर पक्षी विहार को जो है कि उसी के अंदर में उसका नाम है केवलादेव पक्षी विहार, उसी को जो है कि पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो सुनिएगा, राजस्थान का सबसे छोटा जिला भरतपुर है। भरतपुर के अंदर में घना पक्षी विहार है और केवलादेव पक्षी विहार है। इस दोनों को हम लोग जो है कि पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। सबसे फेमस है केवलादेव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर कौन सा अभ्यारण्य, भारत के अंदर में कौन सा अभ्यारण्य जो है कि आपका एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो गिर है। कौन सा है? गिर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, कच्छ की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है वह आपका जो है कि जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? कच्छ का रण जो है वह जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बंसदार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, बंसदार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं,
पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में है? तो पेंच जो है वह 2 राज्य में है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पेंच है, यानी दोनों में पेंच फंसा हुआ है 2 राज्य में, एक मध्य प्रदेश है एक महाराष्ट्र है, एक मध्य प्रदेश है एक महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो याद रखिएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत में किस वर्ष पारित हुए? भारत में किस वर्ष पारित हुए? सर्वे के आधार पर भारत में कुल 94 राष्ट्रीय उद्यान थे, याद रखिएगा। 2005 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2005 में पारित किया गया था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गोरुमारा हो गया, न्योरा घाटी हो गया, सिंगलीला हो गया, सुंदरबन हो गया, बुक्सा हो गया, ये सब कहाँ हो गया? तो ये सब ममता बनर्जी के पास हो गया। किसके पास हो गया? ममता बनर्जी के पास, यानी पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। एक सींग वाला गेंडा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, याद रखिएगा। और असम के अंदर में और भी बहुत सारा है, जैसे कि आप लोग को पता है कि आपका रायमोना हो गया, उसके बाद दीपोर बिल हो गया, मानस झील हो गया, मानस राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सब कहाँ में है? तो असम में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बहुत फेमस, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो याद रखिएगा इटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। कहाँ में है? नागालैंड में है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कासुब ब्रह्मानंद रेड्डी, कासुब ब्रह्मानंद रेड्डी यानी केबीआर, कासुब ब्रह्मानंद रेड्डी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ में है? तो याद रखिएगा कासुब ब्रह्मानंद रेड्डी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह तेलंगाना में है। कहाँ में है? तेलंगाना में। वहीं याद रखिएगा मुगरावानी भी कहाँ है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में। यानी जो व्यक्ति अधिक पाप करता है वह आंख से अंधा हो जाता है। जो व्यक्ति अधिक पाप करता है वह आंख से अंधा हो जाता है। तो याद रखिएगा पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा कहाँ में है? आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती भी कहाँ है? छत्तीसगढ़। सीता उदंत नदी भी कहाँ है? छत्तीसगढ़। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ से एक नदी निकलती है जिनका नाम है महानदी, और महानदी छत्तीसगढ़ के सिहोवा पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। और वह अपना जल पश्चिम बंगाल से यानी कि पहले आपका जो है कि छत्तीसगढ़ में बहेगा, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा जाएगी, और उड़ीसा के बाद अपना जल जो है कि वह कहाँ गिरा देगी? तो याद रखिएगा वह अपना जल गिरा देगी जो है कि आपके बंगाल के खाड़ी में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मोलंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मोलंग हो गया, नामदफा हो गया, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व भारत के किस अभ्यारण्य में है? तो याद रखिएगा बांधवगढ़ में है। कहाँ में है? बांधवगढ़ में। और बांधवगढ़ कहाँ में है? तो याद रखिएगा बांधवगढ़ जो है वह आपका मध्य प्रदेश में है। सॉरी, बांधवगढ़ जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, किसली हो गया, कूनो हो गया, उसके बाद इंदिरा प्रियदर्शनी हो गया, पन्ना हो गया, सतपुड़ा हो गया, उसके बाद फिर आपका डायनासोर जीवाश्म पार्क हो गया, ये सब मध्य प्रदेश में है। इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और वह आपका पश्चिमी चंपारण में है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली भैंसा के लिए मानस है। कौन सा है? मानस। याद आपको करवा देते हैं, हम लोग बिहार से संबंध रखते हैं, आप लोग को पता होगा गांव सब में जो आदमी भैंस वगैरह को चराने के लिए खेत लेके जाता है वह भैंस पे बैठ के जाता है चराने के लिए बच्चा में। तो जब भैंस पे बैठ के जाता है इसका मतलब उसको मन लगता है। क्या लगता है? मन। यानी जंगली भैंसा के लिए मानस है। कौन सा है? मानस। और मानस कहाँ में है? असम में है। और जो व्यक्ति अधिक पाप करता है वह आंख से अंधा हो जाता है, यानी कि आपका जो पापीकोंडा है वह आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है,
कि भारत के किस अभयारण्य में भौंकने वाले हिरन मिलते हैं। तो भारत के नोकरेक अभयारण्य जो है वह मेघालय में है। नोकरेक अभयारण्य जो है वह मेघालय में है, याद रखिएगा। और नोकरेक अभयारण्य में ही भौंकने वाला हिरन मिलता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा नोकरेक और बाल फकरम जो है वह आपका मेघालय में है, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं कंचनजंगा, तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में आपका कंचनजंगा शामिल है और यह आपका कहाँ में है, तो सिक्किम में है। कहाँ में है? सिक्किम में है। तो याद रखिएगा 3 गो काम के काम कोई का के, तो काम के याद रखिएगा, यानी ना कहते हैं काम के करेगा, तो बस वही ट्रिक याद रखिएगा। क्वा मकाम कोई का के, काम के 1985 यानी 1985 में जो है यह तीनों अभयारण्य को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। यानी काजीरंगा हो गया, फिर म से मानस हो गया, के से केवलादेव हो गया, ये तीनों को शामिल किया गया था 1985 में जो है कि आपका यूनेस्को के सूची में, याद रखेगा। और यूनेस्को का मुख्यालय कहां में है, तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस के अंदर लियोन्स में है, याद रखेगा। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? हडसन नदी के किनारे है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, मालापट्टी पक्षी विहार किस राज्य में है, तो मालापट्टी पक्षी विहार जो है वह आंध्र प्रदेश में है। कहां में है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डंफा अभयारण्य कहां है? मिजोरम में। डंफा अभयारण्य कहां है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, असोला भाटी अभयारण्य किस राज्य में है, तो असोला भाटी अभयारण्य दिल्ली में है। कहां में है? दिल्ली में। असोला भाटी अभयारण्य कहां है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि भारत के अंदर में जो है कि चंद्रताल, भारत के अंदर में चंद्रताल हो गया, पोंग हो गया और रेणुका, यह सब झील या अभयारण्य कहाँ में है, तो याद रखिएगा यह सब आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बाणभट्ट किसका राजकवि था, तो बाणभट्ट जो था वह हर्ष का राजकवि था। किसका राजकवि था? हर्ष का राजकवि था, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं बाणभट्ट का, तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? हर्षचरित। क्या है? हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया है, तो भारत के अंदर में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यूनानी ने जारी किया है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सोने की मुद्रा या स्वर्ण मुद्रा जो जारी किया है वह गुप्त साम्राज्य ने किया है। लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी किया है वह किसने किया है, तो वह कुषाण ने किया है। किसने किया है? कुषाण ने। आप लोग को बता दे कि यह आपका रेलवे का सेट है, यानी कि रेलवे, बता देते हैं आप लोग को दिखा के, रुकिएगा एक सेकंड। ये देखिएगा रेलवे का सेट है। यह रेलवे आपका प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें लगभग आपको जो है कि इसमें आपको लगभग 30,000 प्रश्न है। लगभग 30,000 प्रश्न है इस बुक में। लगभग 30,000 प्रश्न है रेलवे का पूछा हुआ। इसमें साइंस भी है, इसमें जीके भी है, इसमें स्टैटिक भी है। हम इसको डेली जो है कि 2-2 पेज करके सिलेबस देंगे। और जो भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से हमारे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देते हैं, आप लोग वहां से भी जुड़ जाइएगा और एक बार आप सिलेबस पढ़ लीजिएगा। जो भी देते हैं देखिएगा आपको कितना फायदा करेगा। बार बार हमको एक ही बात बोलने में सही नहीं लगता है। जितना आपको फायदा हो सके हम आपको उतना से अधिक फायदा करवा रहे हैं। बस आप लगातार मेहनत करके रहिएगा। और इस सवाल और इस सेट से हम लगभग आपको 3 पेज डेली देंगे पढ़ने के लिए। तो ये रेलवे से संबंधित जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है और उससे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो सब हम देने का प्रयास करेंगे। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा क्योंकि आगे आपको ग्रुप डी का भी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद फिर आपको एनटीपीसी का भी उससे पहले मिल जाएगा। और रेलवे में भी आप 3 गो फॉर्म डाल चुके हैं। आरपीएफ बहुत बड़ी वैकेंसी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दिल से मेहनत कीजिएगा वो आराम से रिजल्ट ले लीजिएगा क्योंकि मेहनत करने वाला का कभी भी रिजल्ट नहीं रुका है। तो याद रखिएगा क्योंकि जीके का दबदबा आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में बहुत सारा रहता है क्योंकि उसमें भी हम रिजल्ट बनाए हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें भी हम फिजिकल से बाहर हैं, जैसे बिहार दरोगा हम फिजिकल में बाहर हैं, उसी तरह से जो है कि हम बाहर हुए हैं उससे भी।
आरपीएफ एसआई कांस्टेबल से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक पेज पूछ देते हैं आज, उसके बाद फिर आगे सिलेबस दे देंगे। आप लोग को बताना है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और एओ ह्यूम जो थे वो एक प्रकार से विदेशी थे, अंग्रेज थे, स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे, और वो एक पक्षी वैज्ञानिक के साथ साथ सैनिक सेवक भी थे, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और यही व्योमेश चंद्र बनर्जी 1867 ईस्वी में पहले भारतीय बनते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला, लेकिन यह जीत नहीं पाए थे। जीतने वाले पहले व्यक्ति जो बने थे वो कौन बने थे, तो वो आपके दादा भाई नौरोजी बने थे 1892 में फिंसवरी लोकसभा क्षेत्र से, जैसा कि आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य अपहरण नीति का कार्यान्वयन किसने किया था। तो राज्य अपहरण नीति का कार्यान्वयन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसी को हम लोग राज्य हड़प नीति भी कहते हैं, इसी को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स भी कहते हैं, इसी को हम लोग गोद लेने की नीति भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इसका शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में किया गया था, याद रखिएगा। और इसके द्वारा हड़पने वाला जो पहला शहर था वह कौन था, तो इसके द्वारा हड़पने वाला पहला शहर सतारा था, जिनको 1848 में हड़पा गया था। और 1856 में सबसे अंतिम शहर हड़पा था, याद रखिएगा आपको, कुशासन के आधार पे अवध को। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत किस व्यक्ति ने दिया है। तो आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो याद रखिएगा धन के निष्कासन का सिद्धांत। यह दिया है दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। और गांधी इरविन समझौता को हम लोग जो है कि दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और पूना पैक्ट जो हुआ था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में हुआ था, लेकिन इसमें आपको डेट याद रखना पड़ेगा 24 सितंबर 1932 को महाराष्ट्र के पुणे के अंदर यरवदा जेल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच आरक्षण को लेकर जो है कि छोटे जाति को आरक्षण दिलाने को लेकर या अधिकार दिलाने को लेकर जो है कि क्या हुआ था, यह बैठक हुआ था। इसी को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं, पंपास। और याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में इसको पंपास कहते हैं, साथ ही साथ इसको अर्जेंटीना में भी क्या कहते हैं, पंपास के नाम से जानते हैं। और अर्जेंटीना का जो घास का मैदान पंपास कहलाता है उसको अर्जेंटीना के हृदय के नाम से भी जानते हैं। लेकिन कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जानते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जानते हैं। वहीं याद रखिएगा कि यूरोप का जो खेल का मैदान कहते हैं वह स्विट्जरलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। वहीं आल्प्स पर्वत का सबसे अधिक जो विस्तार है वह भी स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत का सबसे अधिक विस्तार किस देश में है, तो वह स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 1 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है, 1 वर्ष होता है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि हिंद महासागर में सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है। याद रखिएगा जावा है। कौन सा है, जावा। और याद रखिएगा आप लोग को बता दे कि बाली द्वीप एकमात्र द्वीप है हिंद महासागर के अंतर्गत। बाली द्वीप एकमात्र द्वीप है जो इंडोनेशिया का क्षेत्र पड़ता है। वहां पर आपका पूरी तरह से हिंदू जनसंख्या निवास करता है। बाली जो एक द्वीप है इंडोनेशिया के अंदर, ऐसे देखिएगा तो सबसे बड़ा जो मुस्लिम कंट्री है वो इंडोनेशिया है, ठीक है। लेकिन इंडोनेशिया के अंतर्गत एक द्वीप है जिसका नाम है बाली द्वीप। बाली द्वीप जो है वह एकमात्र आपका हिंदू बहुल क्षेत्र है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, जो भी क्वेश्चन है वह सिलेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। यानी रेलवे का यह सार संग्रह है, इसको भी हम लोग धीरे धीरे कवर करवाएंगे, क्योंकि जितना भी एग्जाम होता है वहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि यह रेलवे में क्वेश्चन पूछा है तो यह आपका बिहार पुलिस में नहीं पूछेगा या बिहार दरोगा में नहीं पूछेगा। आप एक ऐसा तैयारी कीजिए जो
जो हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो हम रिजल्ट ले सकते हैं, वैसा दबदबा बनाइए, क्योंकि आपके साथ हम हैं और मेरे साथ आप हैं, क्योंकि दोनों मिलकर मेहनत कर रहे हैं। और एक दिन देखिएगा पूरे बिहार में हम उस तरह से अपना हब स्थापित करेंगे, जो कि आप लोग का सपोर्ट जिस तरह से मिल रहा है और प्यार जिस तरह से मिल रहा है, बस अपना लगातार बनकर रहिएगा और आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट के बदौलत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप लोग लगभग 4000 का हम लोग परिवार हो चुके हैं, लगभग 4000 का परिवार हो चुके हैं। एक छोटे से परिवार है लेकिन बहुत ही विस्फोटक परिवार है, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है आप अच्छा क्लास से मिला लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरा कंटेंट अगर टॉप नहीं किया तो फिर आप बोलिएगा। ऐसे तो दुनिया के सभी टीचर सही पढ़ाते हैं, लेकिन हम भी आपको उतना अच्छा पढ़ा रहे हैं जिससे कि आपका एग्जाम तो जरूर हम निकलवा देंगे, इतना भरोसा है हमको, क्योंकि हमें खुद मेहनत किए हुए बंदे हैं और आपको हम निकलवाएंगे। आप लोग मेहनत कीजिए मेरे साथ, सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्त में इस चैनल को शेयर करवाइए और उसमें आप लोग मेहनत करवाइए, आराम से सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके, और योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। और नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं या नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है वह सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और वर्तमान में जो नीति आयोग के जो सीईओ है वह कौन है? तो बीबीआर सुब्रमण्यम में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन डीसी में। तो आप लोग को बता देते हैं 1944 ईस्वी में अमेरिका के अंदर में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था। इसी के तहत 2 अंतरराष्ट्रीय संस्था का स्थापना हुआ, एक हुआ विश्व बैंक का और एक स्थापना हुआ आपका जो है कि IMF का। और दोनों का स्थापना 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुआ, लेकिन एक का स्थापना 1944 में होता है, एक का स्थापना 1 वर्ष के बाद 1945 में होता है। तो 1944 में जो हुआ था विश्व बैंक का स्थापना, और 1945 में जो हुआ था वह IMF का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। और दोनों का मुख्यालय याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में ही है। कहां में है? वाशिंगटन डीसी में। और वाशिंगटन जो है वह आपका पोटोमैक नदी के किनारे है, याद रखिएगा। और न्यूयॉर्क हडसन बताए हैं, और वाशिंगटन पोटोमैक नदी किनारे बताए हैं, याद रखिएगा। और देखिएगा IMF का हो गया 1945, IMF का 1945, 1944 में हो गया विश्व बैंक, यानी विश्व बैंक से एक ज्यादा में हुआ है IMF का स्थापना। इसीलिए दोनों में सदस्य की संख्या में एक एक का अंतर है, यानी कि जिसमें ज्यादा में हुआ है आके तो उसमें एक ज्यादा है। यानी 1945 में हुआ है आपका IMF का, तो उधर 190 सदस्य आपका है IMF में, और उससे एक कम है 189 है विश्व बैंक में, याद रखिएगा। समझ में आ गया? ये चीज था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और दोनों को हम लोग संयुक्त रूप से जुड़वा संस्था के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आज के सेशन को अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपका आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग को थोड़ा आवश्यक जानकारी दे देते हैं कि लगभग 2 से 3 दिन में, मतलब 2 दिन के बाद करंट अफेयर्स का लगभग कम से कम समझिए तो 2000 को प्रश्न, लगभग 2000 प्रश्न जो है कि टॉप मोस्ट प्रश्न। क्योंकि जब हम आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे जब हम पूछेंगे तो आपको अपने आप में लगेगा कि नहीं प्रश्न में दम है, और वह आपको डायरेक्ट बिहार के अंदर, अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हैं, अगर आप बिहार SSC में बैठते हैं, बिहार SI में बैठते हैं, CGL 4 में बैठते हैं, या बिहार प्रीलिम्स BPSC, हाँ 17वीं BPSC, या बिहार टीचर में बैठते हैं, तो बिहार टीचर में 1 से अगर 5 का एग्जाम में आप अगर बैठिएगा तो लगभग आपको 15 करंट अफेयर्स पूछेगा। और आप जो है कि 8 से 9, 10 में बैठिएगा उधर जाके, तो आपको लगभग वहां पर 8 प्रश्न करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा और देखिएगा मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन जो हुआ है करंट अफेयर्स का वो कितना मस्त हुआ है। आपको बता देते हैं गारंटी के साथ, अगर आप BPSC के
प्रीलिम्स में बैठिएगा तो वहां पर करंट अफेयर्स का दबदबा रहता है। अब बिहार एसआई के प्रीलिम्स में बैठिएगा तो 20 प्लस करंट अफेयर्स रहता है। आप सीजीएल 4 में बैठिएगा तो प्री मेंस दोनों में करंट अफेयर्स रहता है। बिहार एसएससी में बैठिएगा तो प्री मेंस दोनों में करंट अफेयर्स रहता है। आप एनटीपीसी में बैठिएगा तो वहां पर भी प्री मेंस में जो है कि एलपी टेक्नीशियन में भी रहता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का आपका टेंशन दूर कर देंगे। और आपको एक चीज याद, कान खोल के सुन लीजिए, जो क्वेश्चन हम करंट अफेयर से करेंगे वह क्वेश्चन आप ढूंढते रहिएगा, मार्केट में आपको नहीं मिलेगा वैसा वैसा प्रश्न जो आपको मिलेगा। ऐसे नॉर्मल प्रश्न भी करेंगे, लेकिन आपको जो सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे आपको मार्केट में कोई भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। आप एडुटेरिया ले लीजिए, आप प्लेटफॉर्म का ले लीजिए, या फिर आप जो है कि और भी कौन कौन सा क्रॉनिकल वगैरह करंट अफेयर्स होता है तो आपको उस बुक में भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसे वो बुक सब अपने आप में बहुत अच्छा बुक है, लेकिन अगर बात करते हैं थोड़ा 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है जो कि कहीं भी आपको नहीं पढ़ा हुआ मिलता है, लगता है कहाँ से पूछ दिया, लेकिन वैसा प्रश्न को हम करवाएंगे। आप बीपीएससी का प्रीलिम्स का फॉर्म इस बार भरिएगा और देखिएगा करंट अफेयर्स में अगर 25 क्वेश्चन पूछता है तो 25 में 23 जरूर लड़वा देंगे, यह मेरा गारंटी है। बस आप लगातार मेहनत कीजिएगा, तब जो है कि आपका कुछ होने वाला है। नहीं तो फिर हम यहां से बोलते रहेंगे, आप सुनते रहिएगा और कुछ नहीं होगा। अपने आप को पूरी तरह से आपको झोंकना पड़ेगा पढ़ाई में, तभी कुछ संभव है। तो अपने माँ पिता के अगर थोड़ा सा इज्जत के लिए अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके अगर एक जॉब ले लेते हैं तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। तो अपने माँ पिता ने जब आपको एक जिंदगी दिया है तो आप भी उस तरह से आप मेहनत करके उनको दिखाइए, आप भी मेहनत करके जॉब लेकर उनको दिखाइए कि नहीं आपके भी बेटे में अन्य बच्चे की तरह दम था और दम है और आगे भी रहेगा। कोई भी एग्जाम हम निकाल सकते हैं। जैसे कहा जाता है भगवान ने नींबू दे दिया है आपको, लेकिन नींबू से आपको रस बना के वो नहीं देगा, मतलब आपको शरबत बना के वो नहीं देंगे। उसी तरह से आपको भगवान ने जन्म दे दिए हैं, एक अच्छे परिवार में एक अच्छा ऐसा दिमाग दिए हैं, तो आपको उस चीज में ढलना है जिसमें कि आपको दुनिया आपका आशा देख रही है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि नींबू बन के भले प्रकृति से आ गया है, लेकिन अगर हम उसको पीना पड़ेगा शरबत बना के तो उसको पूरा जो है कि रस निकाल के हमको शरबत घोलना पड़ेगा, तब हम पी सकते हैं, वो हमको अपने से मुंह में नहीं जाएगा। उसी तरह से याद रखिएगा भगवान ने हमको जन्म दिए हैं, मेहनत हमको खुद करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तभी जो है कि एक नया रंग जब भरेगा मेरे जिंदगी में तो फिर वो पूरी जिंदगी भर रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप मेहनत कीजिए, अपना समाज में नाम रोशन कीजिए और हमेशा मेरा साथ रहेगा। जो भी प्रकार का दिक्कत हो, और लूसेंट सीरीज जो हम चला रहे थे, लूसेंट सीरीज भी शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा सा जो है कि अभी गर्मी के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, लाइट भी थोड़ा व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम जो सेशन ला रहे हैं अगर आप एक भी सेशन मेरा देख पा रहे हैं तो समझिए कि आपका लगभग आपका जीके जीएस में अगर नहीं भी आप पढ़िएगा, अगर मेरा जितना कंटेंट जाता है अगर आप उतना भी अगर कवर करके रहते हैं और मैथ रीजनिंग कवर करके रहिएगा तो बिहार एसएससी और बिहार सीजीएल के एग्जाम में कोई किसी का दम नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक देगा। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार और जय बिहार पुलिस, जय दरोगा।